देखिए, आज की क्लास में हम जानेंगे ऊन की बुनाई। सबसे पहले हमने किसकी बुनाई देखी थी? सूत की बुनाई। अब है यानी रेशे से जो भी कपड़ा बनाया जाता है उनका ताना बाना किस प्रकार से तैयार किया जाता है। अब हम ऊन की बुनाई या नीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सिलाइयों द्वारा ताने बाने को आपस में गूंथने की क्रिया को नीटिंग या फिर बुनाई कहते हैं। सिलाइयों से बुनते हैं कि नहीं बुनते हम, है ना? तो ठीक है, वही है ये भी, नीटिंग या फिर बुनाई। दूसरे शब्दों में कहें तो सूत के कम से कम एक सेट की इंटरलूपिंग को नीटिंग कहते हैं। नीटिंग प्रक्रिया द्वारा सपाट कपड़े के उत्पादन के लिए 2 सलाइयों का, जबकि गोलाकार कपड़े के लिए 4 सलाइयों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में नीटिंग प्रक्रिया द्वारा औद्योगिक स्तर पर कपड़े के निर्माण के लिए आधुनिक नीटिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में नीटिंग वाली सलाई नीटिंग मशीन बेड के साथ साथ फंदे डाले जाते हैं ताकि प्रत्येक पंक्ति की पिछली पंक्ति के फंदों के साथ इंटरपोलिंग बनाई जा सके। इसकी चौड़ाई के साथ साथ सूत आगे बढ़ता है, इसलिए इसे पूरक या वेफ्ट नीटिंग भी कहा जाता है। नीटिंग द्वारा अधिकतर ऐसे कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें बनाते हुए आकार दिया जा सकता है। औद्योगिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली नीटिंग मशीनें बुनाई वाले करघों की तरह ही होती है। उनमें भी सूत का सेट ताना सूत की तरह मशीन पर फिट कर संगत सूत के साथ इंटरलूपिंग की जाती है। इसे ताना नीटिंग कहा जाता है। इससे सतत लंबाई वाली सामग्री बनाई जा सकती है जिसे काटकर सिला जा सकता है। देखिए, 2 नीटिंग यहाँ पे दी हुई है। एक तो है सीधी सीधी और एक थोड़ी वार्प नीटिंग, है ना? तो एक तो है वेट नीटिंग और दूसरी है वार्प नीटिंग। अब देखिए, अब है नीटिंग वाले कपड़े की वस्त्रों के लिए उपयोगिता। नीटिंग प्रक्रिया द्वारा बनाए गए कपड़े में लचक होने के कारण वह अंदर पहने जाने वाले वस्त्रों जैसे कि बनियान, अंडरवियर, जुराब इत्यादि के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। सरंध्र होने के कारण इन कपड़ों में वायु का आवागमन आसानी से होता है, इसलिए इन्हें पहनकर आराम से घूमा फिरा जा सकता है। इसी कारण से खेलों के दौरान पहने जाने वाले वस्त्र नीटिंग युक्त कपड़े से बने होते हैं। फिर है तीसरा नंबर, ब्रेडिंग यानी गूंथना। ब्रेडिंग प्रक्रिया द्वारा उत्पादित कपड़े अर्थात गूंथे गए कपड़ों को 3 या उससे अधिक सूतों को गूंथकर बनाया जाता है। सभी सूत एक ही स्थान से आरंभ होते हैं तथा अंतःग्रथित होने से पूर्व समानांतर होते हैं। इसी कारण से इनकी सतह विकिर्ण रूपी प्रतीत होती है। जूतों के फीते, रस्सियाँ, तारों के लिए रोधन और झालर जैसी वस्तुएं ब्रेडिंग यानी गूंथने की विधि द्वारा ही बनाई जाती है। अब देखिए, गूंथने से कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई है यहाँ पे? जूतों के फीते, रस्सियाँ, तारों के लिए रोधन और झालर आदि कैसे बनाई जाती है? गूंथ करके बनाई जाती है। फिर है नेट्स यानी जाल। नेट
जाल खुले जालीदार कपड़े होते हैं जिनमें सूतों के बीच में विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय अंतराल होते हैं। नेट जालनुमा कपड़ा बनाने के लिए सूत को हाथ अथवा मशीन से आपस में गांठ बांधकर इंटरनॉटिंग करके बनाया जाता है, यानी नॉटिंग यानी गांठ बांधना। फिर है लेस। लेस विवृत कार्य वाला कपड़ा है जिससे सूत के जाल से बनाए गए सूक्ष्म डिज़ाइन होते हैं। लेस सामान्यतः सूत बटने, अंतर्वयन यानी आर पार बुनाई और गांठ बांधने यानी नॉटिंग की प्रक्रिया के सम्मिश्रण का उत्पाद है। घर में और उद्योगों में इस विधि द्वारा लेसदार कपड़े बनाए जाते हैं। यह क्रोशिया, शटल आदि से घर पर बनाए जाते हैं। इस विधि द्वारा पर्दे, मेजपोश, चादरों के लिए सुंदर लेस युक्त कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े पहनने के कपड़ों पर किनारियों पर लगाने के लिए लेस भी बनाई जाती है। चोटी की तरह गूंथी हुई लेस को ब्रेड्स लेस कहते हैं। अब है हमारी वस्त्रों की परिसज्जा या परिष्करण, यानी किस प्रकार से हम अपने कपड़ों को आकर्षक बना सकते हैं, कौन सा ऐसा डिज़ाइन दे सकते हैं जिससे हमारे कपड़े सुंदर और आकर्षक लगे। अब देखिए टेक्सटाइल्स फिनिशिंग। वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के पश्चात वस्त्रों के बाह्य रूप में परिवर्तन लाने हेतु की गई अंतिम प्रक्रियाओं को परिसज्जा कहा जाता है। देखिए किसको कहा जाता है परिसज्जा। अब कपड़ा तो हमारा बन करके तैयार हो गया, चाहे ऊन का हो, चाहे सूत का हो, नायलॉन का हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन क्या वो एज इट इज़ ऐसे कपड़े को हम पहनते नहीं, हम उस पर कई प्रकार की डिज़ाइन भी हम उसमें लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि तंतुओं से सूत और सूत की विभिन्न प्रकार की बुनाइयों द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं। इस कताई बुनाई की प्रक्रिया के बाद जो कपड़ा तैयार होता है वह गंदा, मेला, खुरदरा, बेजान सा लगता है। उनमें रोए व गांठें भी दिखाई देती है। इस प्रकार के कपड़े को ग्रे वस्त्र कहा जाता है। ऐसे कपड़ों को कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए खरीदना नहीं चाहेगा, इसलिए इन्हें आकर्षक व उपभोक्ता की पसंद के अनुरूप बनाने के लिए इन पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं की जाती है। हम सभी चाहते हैं कि जो वस्त्र हम खरीदें वह उत्तम गुणवत्ता के हों। किस प्रकार की गुणवत्ता के हो? उत्तम प्रकार की गुणवत्ता के होने चाहिए। उनका रख रखाव आसानी से हो तथा वे पहनने पर आकर्षक भी लगे, अर्थात उनमें वह सभी गुण हों जो कपड़े को पहनने योग्य बनाते हैं। वस्त्रों के इन्हीं गुणों को उभारने के लिए उन पर विभिन्न परिसज्जाएं की जाती हैं। वस्त्रों में की जाने वाली परिसज्जाओं का महत्व निम्नलिखित कारणों से बढ़ जाता है। फर्स्ट, वस्त्र को आकर्षक बनाना। वस्त्रों पर की जाने वाली किसी भी परिसज्जा का मुख्य उद्देश्य वस्त्र को सुंदर व आकर्षक बनाना होता है। परिसज्जा द्वारा ही वस्त्रों के दोषों को छुपाकर उन्हें आकर्षक बनाया जाता है, जैसे कि सफ़ेद गंदे वस्त्र को ब्लीचिंग द्वारा साफ करना या फिर किसी वस्त्र को प्रेस करके उसकी सतह को चिकना करना। आपने देखा होगा कोई भी हम वस्त्र, यहाँ तो बनाने की बात आ रही है, ठीक है। अब वस्त्र बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे हमने कोई भी कपड़े की सिलाई की, तो सिलाई करने के बाद उसमें क्या होती है, फिनिशिंग नहीं होती। तो फिनिशिंग के लिए हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, कपड़े की प्रेस करते हैं। तो प्रेस करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल एक एक्चुअल लुक में वो आ जाता है। उसकी बनावट जैसी होती है, जैसे हमने सिलाया वैसी उभर करके सामने आ जाती है। तो इससे वह कपड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है और पहनने पर भी अच्छा लगता है और उसमें चमक भी आ जाती है, फिनिशिंग सी आ जाती है। तो ठीक वैसे ही जब कपड़ा बनाया जाता है तो कपड़ा बनाने के बाद कुछ कपड़े बनाने के दौरान गंदे हो जाते हैं, तो उनको, जैसे वाइट कपड़ा हुआ तो वाइट कपड़े को क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग करके उसको साफ़ करते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो थोड़े उसकी चमक उनकी नहीं हो पाती, लेकिन वो जो चमक आती है वो किससे आती है, जब हम किसी कपड़े पे प्रेस करते हैं तो कपड़े पे प्रेस करते हैं उसके सारे सिलवटें निकल जाती है और उसमें एक चमक सी आ जाती है। तो कुछ ऐसा ही इनके
कपड़े बनाते हैं उस समय भी ऐसा ही होता है। तो इनकी जो चमक चली जाती है बनाते समय, तो उनको प्रेस या बहुत सी ऐसे, ये तो एक यहाँ पे एक प्रेस का ही दिया है, आगे आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है कि किस किस प्रकार से किन किन गतिविधियों से कपड़े को गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके वो मार्केट में खरीदने लायक बनता है। और उस एक उपभोक्ता को लुभाने वाला तभी बनता है जब हम कई प्रोसेस से निकलते हैं। सेकंड है वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाना। वस्त्रों की परिसज्जा का दूसरा मुख्य उद्देश्य वस्त्र की उपयोगिता को बढ़ाना है, जिससे कि वह लंबे समय तक अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सके। जैसे कि बरसात में पहने जाने वाले वस्त्रों पर जल अभेद परिसज्जा, किसी फायरमैन की पोशाक के लिए वस्त्रों पर अज्वलनशील प्रक्रिया करना। तो ऐसे कई इसमें परिवर्तन करने होते हैं, उपयोगिता अलग अलग रूप से बढ़ती है। फिर है वस्त्रों में भिन्नता लाना। परिसज्जा द्वारा कपड़ों के रंग रूप में भिन्नता लाने के लिए कपड़े का महत्व और आकर्षण दोनों ही बढ़ जाते हैं। अब देखिए कैसे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलना पड़ेगा। इसके लिए हम अब देखिए 4th नंबर पे है अपने वस्त्रों को अधिक टिकाऊ बनाना। विभिन्न परिसज्जाओं द्वारा कपड़े को अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है, जैसे कि वस्त्रों पर कीड़े और फफूंदी अवरोधक परिसज्जा करके उनको जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है। परिसज्जाओं के कारण कपड़े अधिक टिकाऊ हो जाते हैं और बिना खराब हुए अधिक समय तक प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है मिलते जुलते वस्त्र बनाना। वस्त्रों की परिसज्जा द्वारा उसके वास्तविक रूप को बदलकर किसी अन्य वस्त्र के समान बनाया जा सकता है, जैसे कि मर्सराइजिंग परिसज्जा द्वारा सूती वस्त्र को दिखने में रेशमी वस्त्र जैसा बनाया जा सकता है। इससे क्या होता है कि वो जो रेशे होते हैं वो दब जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं एक दूसरे से। जो खुले खुले होते हैं वो नहीं होते, और जैसे ही वो उससे चिपक जाते हैं तो उसमें एक अलग सी शाइनिंग आ जाती है, चमकने लगता है वो। आपने भी कभी अपने कपड़ों के प्रेस की होगी, जब कोई भी कपड़ा होता है बिल्कुल रफ़ हो जाता है, सले भर जाते हैं, लेकिन जब दबा करके हम उस पर प्रेस मार लेते हैं तो प्रेस मारने से क्या होता है कि उस कपड़े में एक अलग सी चमक आ जाती है। उसके जो रोए रोए से जो निकले हुए होते हैं वो दब जाते हैं, चिपक जाते हैं और उनमें एक अलग चमक दिखने लगती है। इन वस्त्रों से ही निम्न आय वर्ग के लोग कम पैसे में भी अपनी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं। अब देखिए परिसज्जाओं के प्रकार क्या पढ़ रहे हैं। अब हम परिसज्जाओं के प्रकार, मूल परिसज्जाएं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएगी, रगड़कर, व्यंजक, ब्लीचिंग द्वारा, पता नहीं कैसे कैसे हम कपड़े को तैयार करते हैं, मार्केट में लाने योग्य बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, सफाई करना, शुद्धिकरण, रगड़ना, विरंजन, ब्लीचिंग, सीधा करना, चिकना बनाना और क्लेंडरिंग और टैटिंग जैसी परिसज्जाएं कपड़े के रंग रूप में परिवर्तन के उद्देश्य से की जाने वाली परिसज्जाओं के उदाहरण। अब हम एक एक को समझते हैं कि शुद्धिकरण क्या होता है। क्लीनिंग, कपड़े की निर्माण प्रक्रिया के दौरान अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण तैयार ग्रे वस्त्र में कई प्रकार की गंदगी, जैसे कि प्राकृतिक मोम, जब हम कपड़ा तैयार करते हैं तो कई चीज़ों का मिश्रण हमें करना होता है, जिससे कपड़े में थोड़ी कलप आ जाती है या फिर उसकी डिज़ाइन अच्छी हो जाती है, जो भी है वगैरह वगैरह। वसायुक्त पदार्थ तथा प्रक्रिया के तेल, मांड आदि रह जाते हैं, इसलिए वस्त्रों के प्रयोग में लाए जाने से पहले साफ करना अनिवार्य होता है। वस्त्रों के शुद्धिकरण के लिए निघर्षण घोल का प्रयोग किया जाता है। यह घोल सारी गंदगी को अपने में लेकर कपड़े को साफ एवं स्वच्छ कर देता है। यह घोल वस्त्रों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि उन्हीं वस्त्रों के शुद्धिकरण में अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जबकि रेशम में रेयान को साबुन के हल्के घोल में ही धोया जाता है। वनस्पति तंतुओं से बने वस्त्रों को
सोडे के घोल में उबालकर साफ किया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्रों को यांत्रिक अथवा हाथ से ब्रश द्वारा भी साफ किया जाता है। फिर है सतह को चिकना करना। यह वस्त्रों की शुद्धिकरण प्रक्रिया का ही एक प्रकार है। यह प्रक्रिया उन वस्त्रों पर की जाती है जिनकी चिकनी सतह की आवश्यकता हो। सभी सूती वस्त्र इसी प्रक्रिया द्वारा साफ किए जाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण अलग अलग कपड़े के अनुसार होता है कि जैसे जैसा कपड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें साफ करते हैं। फिर देखिए, कुछ कपड़े इसमें क्या बताए गए हैं, रगड़ कर कहते हैं सतह को चिकना करना। उसके बाद हमने क्या किया, सतह को चिकना किया। देखिए, इस प्रक्रिया में कपड़े को भाप द्वारा गर्म तांबे के रोलरों पर से गुजारा जाता है। सोचिए, भाप द्वारा गर्म तांबे के रोलर से गुजारा जाता है। ऐसा करने से वस्त्र की सतह पर लगे रेसे छूट जाते हैं और इसके तुरंत वस्त्र को तेजी से गर्म प्लेटों पर से निकाला जाता है, जिससे रोए झुलस कर ख़त्म हो जाते हैं और वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है। फिर है रगड़ कर साफ करना। इस प्रक्रिया में वस्त्र की सतह पर साबुन या डिटर्जेंट लगाकर रगड़ कर साफ किया जाता है ताकि सतह चिकनी व चमकदार हो जाए और सभी तरह की गंदगी और सतह से निकल जाए। फिर है विरंजन, या फिर हम कहें ब्लीचिंग हम करते हैं ना। क्या है ब्लीचिंग? वस्त्रों में सफ़ेदी लाने अथवा उन्हें रंगहीन करने की प्रक्रिया को विरंजन या ब्लीचिंग कहते हैं। यह मुख्य रूप से कपड़े में सफ़ेदी लाए जाने के लिए की जाती है। तो ऑब्वियसली कि कौन से कपड़े पे की जाएगी ब्लीचिंग, सफ़ेद कपड़े पे ही की जाएगी। किसी कलरफुल कपड़े में तो कर नहीं सकते, कलरफुल कपड़े पे करेंगे तो उसका रंग चला जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है वो सफ़ेदी लाने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसे वस्त्र में से अशुद्धिकरण करने का अंतिम चरण भी माना जाता है। विरंजन द्वारा कपड़े को रंगहीन कराया जाता है ताकि उस पर मनचाही रंगाई, छपाई तथा अन्य विशेष परिसज्जाएं आसानी से की जा सकें। इस प्रक्रिया में प्रयोग किए गए रसायनों के कारण वस्त्र कीटाणु रहित भी रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि धूप में अब दिख नहीं रहा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी प्राकर शक्ति है। इस प्रक्रिया में वस्त्र की को रासायनिक विरंजक में डालकर निश्चित ताप तक गर्म करके कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर वस्त्र को साफ पानी में धोकर सुखा लिया जाता है। अब है रासायनिक विरंजक तंतुओं की प्रकृति के अनुसार ही चुने जाते हैं। सूत तथा लिनिन जैसे वानस्पतिक तंतुओं पर क्लोरीन, यौगिक अथवा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ऑक्सीकारक प्रतिक्रमकों का प्रयोग किया जाता है। रेशम तथा ऊन जैसे प्रोटीन युक्त तंतुओं के लिए अपचयक प्रतिक्रमक का प्रयोग किया जाता है। मानव निर्मित तंतुओं के लिए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने परिसज्जा के प्रकार के बारे में, सबसे पहले हमने मूल परिसज्जा के बारे में जाना और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कपड़े की बुनावट में परिवर्तन हेतु परिसज्जाएं। तो आज देखा कि कपड़ा किस प्रकार से तैयार होकर के मार्केट में आता है, लेकिन ये अभी तक तो पूरे कम्प्लीटली मार्केट में नहीं आया है। अभी तक तो इसमें और भी परिवर्तन हमें करने, इसकी बुनावट में भी हमें परिवर्तन करना है। क्या किन किन प्रोसेस से गुजरेगा, उसके बाद फिर विशिष्ट परिसज्जा आएगी जिसमें मर्सराइजिंग किया जाएगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है।